हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। ये आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस हो, एसएससी का कोई ग्रुप हो, रेलवे हो, पुलिस हो, आर्मी हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। क्या है प्रश्न? गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। यह गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और इसी के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहां पे प्रश्न पूछा गया है गुलाम का गुलाम, तो इसी इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? तो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था और दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को माना जाता है। इसके अलावा इसने और क्या कार्य किए हैं? लाहौर से दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इसने एक उपाधि धारण की थी, सुल्तान ए आजम, और किससे? ये बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की प्राप्ति की थी। नाम क्या था इसका? सुल्तान ए आजम। दिल्ली सल्तनत में नियमित मुद्रा जारी करने का श्रेय भी इसी को जाता है। इसने दो प्रकार के सिक्के जारी किए थे, चांदी का टका और तांबे के जीतल नामक दो सिक्के जारी किए थे। इसने एक दल का भी गठन किया था, तुर्कान ए चहलगानी। ये 40 गुलाम सरदारों का दल था। नाम क्या था? तुर्कान ए चहलगानी। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को भी इसने पूरा किया था। निर्माण कार्य को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसी इल्तुतमिश को जाता है। ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, 1857 की स्वाधीनता की क्रांति का प्रतीक था। 1857 की जो स्वाधीनता संग्राम था, ये पहली क्रांति थी और इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, बाज, रुमाल या दो तलवारें। तो क्या प्रतीक था? कमल और रोटी। 1857 की जो स्वाधीनता की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये मेरठ से हुई थी, 10 मई 1857। इसकी डिटेल देख लेते हैं। 1857 की का स्वतंत्रता संग्राम, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तत्कालीन समय में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मस्टन थे। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल कौन था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी। कहां से? मेरठ छावनी से। तत्कालीन कारण क्या था? कारण तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन तत्कालीन कारण क्या था? तो ये चर्बी वाले कारतूस थे जिसे एनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जाता था और यही तत्कालीन कारण बना। 1857 की स्वतंत्रता की क्रांति के प्रतीक क्या रहे? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति में जो पहले क्रांतिकारी थे वो कौन थे? मंगल पांडे। प्रश्न भी पूछा जाता है। और किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। मार्च 1857 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी और ये पहले क्रांतिकारी थे। कब दी गई थी फांसी? 8 अप्रैल 1857 को। इसके अलावा कुछ अन्य नेतृत्वकर्ता हैं जो अलग अलग जगहों से नेतृत्व किया था। दिल्ली से कौन किए थे? तो बहादुर शाह जफर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल और कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम भिकाजी कामा या स्नेहलता वाडेकर। तो किसे कहा जाता है? ये मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। ये भारतीय क्रांति की जननी है। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही है। 22 अगस्त 1907, ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में
किसी भी भारतीय महिला द्वारा पहला तिरंगा ध्वज फहराया गया था। इंपॉर्टेंट है, देश के बाहर विदेशों में जो पहला तिरंगा ध्वज फहराया गया था तो ये 22 अगस्त 1907 में फहराया गया था। और कहां पे? ये जर्मनी में फहराया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन में देखें, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत या ग्रेगोरियन संवत। तो किस पर आधारित है? यह शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर। इसकी शुरुआत 78 ईस्वी से मानी जाती है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसी शक संवत पर हमारा राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। राष्ट्रीय पंचांग को आधिकारिक रूप से 12 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा जाए कि राष्ट्रीय पंचांग को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक संवत में 365 दिन और 12 महीने होते हैं। कितने? 365 दिन और 12 महीने होते हैं। इसकी संरचना जो है ग्रेगोरियन पंचांग के समान होती है और इसका जो पहला महीना है वो चैत्र महीना जो है शक संवत का पहला महीना होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप बनाया था या किसका रूप धारण किया था? भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था? एक हाथी का, एक वराह का, एक सिंह का या एक बाघ का? तो किसका रूप धारण किया था? एक वराह का, एक सुअर का रूप धारण किया था। डिटेल देख लेते हैं। पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए वराह का रूप धारण किया था। किसका रूप? वराह का रूप। वराह रूप में भगवान विष्णु ने अपनी सूंड से धरती को समुद्र के बाहर निकाला था। मध्य प्रदेश के एरण में स्थित भव्य वराह प्रतिमा भी स्थित है। कभी मौका मिलता है तो देख लीजिएगा। वराह की भव्य प्रतिमा कहां पे है? मध्य प्रदेश के एरण में। अगला प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। तो फैक्ट क्लियर कर लीजिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पे हुए हैं? लंदन में। यहां पे पूछा गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय कब हुआ था? 1931 में, और तृतीय हुआ था 1932 में। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहले, दूसरे और तीसरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें यह भी बनता है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन एकमात्र महात्मा गांधी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। इनकी डिटेल देख लेते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चला। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है पर यह सन इंपॉर्टेंट है, सन को ध्यान रखिएगा। 1931 कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और एकमात्र यही गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। महिलाओं की ओर से इसमें सरोजनी नायडू, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मीराबेन और देवदास गांधी ने इसमें भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक चला? तो 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको देख लीजिए, इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या है? महिला रेजिमेंट, वो कौन सी महिला रेजिमेंट है जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में रही है? झांसी की रानी रेजिमेंट, रानी पद्मावत रेजिमेंट,
दिद्दा की रानी रेजिमेंट या रानी अहल्याबाई रेजिमेंट? तो कौन सी रेजिमेंट रही है? ये झांसी की रानी रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट? झांसी की रानी रेजिमेंट। डिटेल देख लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी के विषय में पहले देख लेते हैं। इसका गठन 15 जुलाई 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 15 जुलाई 1942 में। किसके द्वारा? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। और यही प्रथम सेनापति थे। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। इसके बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाली। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? प्रतिवर्ष नहीं मनाया जाता, यह कब मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, जिसका नाम क्या था? आजाद हिंद सरकार, का गठन किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, नाम क्या था? आजाद हिंद सरकार का गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 को। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय, जो मुख्य कार्यालय कहां पर था? ये सिंगापुर के रंगून में। इन्होंने नारा क्या दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह प्रश्न पूछा जाता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके अलावा जय हिंद और एक नारा और दिया था, यह भी याद रखिए, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था? यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके अलावा इन्हें उपनाम प्रदान किए गए थे, देश नायक के नाम से जाना जाता है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। देशभक्तों का देशभक्त ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बोस ने निकोबार द्वीप का नाम स्वराज्य द्वीप किया था। ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक संग्रह है? संग्रह सूक्त है पुरुष सूक्त। ये किस वेद से संबंधित है या किस वेद में वर्णन मिलता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं और चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसमें पुरुष सूक्त का एक संग्रह सूत्र है। डिटेल देख लेते हैं। पुरुष सूक्त के विषय में पहले देख लेते हैं। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक सूक्त है और इसका वर्णन किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन मिलता है। इस सूक्त में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है, उसके अंगों का वर्णन है और इसे वैदिक ईश्वर का स्वरूप भी माना जाता है। ऋग्वेद की बात करें तो यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं इसमें मिलती हैं। रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने रचना की है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। कौन से मंडल में? तो यह तीसरे मंडल में। इसके अलावा 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया था? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? मनु ने, अगस्त ने, भरत मुनि ने या वेदव्यास ने? तो किसने की थी? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र को 5वें वेद की भी संज्ञा दी जाती है। किसने किया था? महर्षि भरत मुनि ने। डिटेल देख लेते हैं। भारत का प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को ऋषि भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? ऋषि भरत मुनि द्वारा। इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद का दर्जा दिया जाता है या पंचम वेद का दर्जा प्राप्त है। नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का सबसे आदि ग्रंथ है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को, सरोजनी नायडू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या लोकमान्य तिलक को? तो किसको कहा जाता है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। डिटेल देख लेते हैं। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह मंत्री थे। इसके अलावा सूचना तथा रियासत विभाग के भी मंत्री रहे हैं। उपनाम इनके क्या कर रहे हैं? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से और सरदार के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इनका जो महत्वपूर्ण कार्य रहा है, तो इन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर भारतीय एकता का निर्माण किया था। तो इंपॉर्टेंट ये कार्य रहा है। इसके अलावा इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न,
से भी सम्मानित किया गया है। 1991 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका रही है। खेड़ा आंदोलन 1918 और बारदौली सत्याग्रह 1928 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही समर्पित एक स्मारक है। इनकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है और जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 240 मीटर है। कितनी ऊंचाई है, 240 मीटर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध 99, भारत पाक युद्ध 1971, भारत चीन युद्ध 1962 या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑपरेशन विजय है ये कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। किससे संबंधित है? 99 से संबंधित है। मई से लेकर ये जुलाई तक युद्ध चला था, 1999 तक कारगिल युद्ध। डिटेल देख लेते हैं। कारगिल युद्ध 3 मई 1999 से जुलाई 1999 तक भारत और पाकिस्तान के मध्य चला और इसी को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन विजय। और इसी के दिवस को, विजय दिवस को हम किस नाम से जानते हैं? कारगिल विजय दिवस के रूप में। कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और किस दिशा में? कारगिल के विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में फहराया गया था। पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। 1907 में विदेशों में पहला ध्वज फहराया गया था बीकाजी कामा के द्वारा। यहां पे पूछा गया है भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहां पे फहराया गया है? तो ये भारत में फहराया गया है, कोलकाता में, पटना में, अहमदाबाद में या नई दिल्ली में। तो कहां पे फहराया गया है? ये कोलकाता में फहराया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। पहला राष्ट्रीय ध्वज है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बगान स्क्वायर में फहराया गया था। कहां पे? पारसी बगान स्क्वायर में। ध्वज में लाल, पीली, हरी 3 क्षैतिज पट्टियां हैं और इसके पीली वाली पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। याद रखिएगा, पीली वाली पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। दूसरा झंडा 1907 में मैडम बीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था और ये विदेशों में पहला झंडा था। तीसरा झंडा कब फहराया गया था? तो 1917 में फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? डेट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। 22 मार्च 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके अलावा इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 3:2 है। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक है। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन है? सातवाहन, पल्लव, चोल या चालुक्य? तो कौन है? ये सातवाहन वंश है। कौन है? सातवाहन वंश। डिटेल देख लेते हैं। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली सातवाहन राजवंश रहा है। इसके संस्थापक कौन है? तो सिमुक या सिंधुक। कौन? सिमुक या सिंधुक। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी 60 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। अन्य जो प्रमुख शासक रहे महत्वपूर्ण, सातकर्णी, गौतमपुत्र सातकर्णी। गौतमपुत्र सातकर्णी सबसे प्रभावशाली शासक रहे सात वंश में। कर्ण वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो किसकी? कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और किसने की थी? सिमुक ने या सिंधुक ने। सातवाहन वंश को दक्षिण और उत्तर भारत के मध्य सेतु के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा प्रश्न बनता है कि दक्षिण के भगवान के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी को दक्षिण पथ के भगवान के नाम से जाना जाता है। सातवाहन वंश के शासनकाल में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को जो जमीन दान में दी जाती थी उसमें कर नहीं लगाया जाता था। तो प्रश्न ये भी बनता है कि कौन सा राजवंश था जिसमें ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दी जाने वाली जमीन पर कर नहीं लगाया जाता था?
तो ये सातवाहन वंशीय जिन्होंने कर्ण नहीं लगाया था। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य और विश्व का भी सबसे बड़ा और पुराना महाकाव्य कौन है? रामायण, महाभारत, महाभारत और अष्टाध्यायी। तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन है? ये महाभारत। इसकी स्थापना किसने की थी? तो वेदव्यास ने। वेदव्यास इसके रचयिता हैं। यहां पे देखिए रामायण के तो महर्षि वाल्मीकि रचयिता हैं, महाभाष्य के पतंजलि और अष्टाध्यायी के पाणिनि। इनके नाम याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वेदव्यास इनके रचनाकार रहे हैं, संस्कृत भाषा में रचित है। उत्पत्ति इसकी वैदिक काल में माना जाता है। यह एक धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत का फारसी में भी अनुवाद किया गया था। नाम क्या था? रज्मनामा। और किसके द्वारा? फैजी और अल कदीर बदाऊनी के द्वारा इसको फारसी में अनुवाद किया गया था। रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि, महाभाष्य के पतंजलि और अष्टाध्यायी के पाणिनि। ये प्रश्न भी बन सकते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था। किसने बनवाया था? गरुड़ ध्वज स्तंभ को किसने बनवाया था? अलेक्जेंडर, हेलियोडोरस, यूक्रेटाइडिस या एंटीएलसिडस। तो किसने किया था? ये यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, गरुड़ ध्वज स्तंभ का। डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा के पास बेसनगर है, वहां पे गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा करवाया गया था। यह स्तंभ जो है भगवान वासुदेव को समर्पित है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि किसको समर्पित है? तो भगवान वासुदेव को समर्पित है। अन्य स्थानीय नाम से क्या जाना जाता है? तो खंब बाबा या खाम बाबा, खंबा बाबा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में, 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। यह स्तंभ पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को जोड़ने का प्रतीक भी है, यह प्रतीक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? कौन सा मुगल शासक? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। संस्थापक कौन है? बाबर है। कौन सा मुगल शासक है जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था या ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई की थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह जफर। तो कौन? ये औरंगजेब। औरंगजेब जो पहला मुस्लिम शासक था जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। डिटेल देख लेते हैं। औरंगजेब प्रथम मुगल सम्राट था जिसने 1689 में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। इसके अलावा औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, 21 जुलाई 1658 में और 5 जून 1659 में इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछे कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है या किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो ये औरंगजेब है। इसका एक महत्वपूर्ण युद्ध है, धर्मत का युद्ध, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य 1658 में हुआ था धर्मत का युद्ध। इसके अलावा दक्षिण विजय महत्वपूर्ण है। गोलकुंडा को इसने 1687 में और बीजापुर को 1686 में विजय प्राप्त की थी। गोलकुंडा और विजयपुर में दक्षिण विजय के अभियान का महत्वपूर्ण पार्ट है। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो थे ये औरंगजेब के ही समय थे। तो ये प्रश्न भी बनता है। अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर देने के बाद 1679 में इसे पुनः लागू किया गया था। निर्माण कार्य इसके क्या कह रहे हैं? तो बीबी का मकबरा तो ताजमहल के नाम से जाना जाता है और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये औरंगजेब ने ही कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अष्टाध्यायी, हर्षचरित, अकबरनामा, मालविकाग्निमित्रम। तो कौन सी पुस्तक है? ये हर्षचरित। हर्षचरित को किसने लिखा है? तो ये बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है, उनकी जीवनी से संबंधित है। डिटेल देख लेते हैं। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे 7वीं शताब्दी में।
इसके अलावा इनकी रचनाएं जो रही हैं हर्षचरित रही हैं, ये हर्षवर्धन की जीवनी पर, और एक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है कादम्बरी, ये भी याद रखिएगा, कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा रचित है और ये दुनिया का पहला उपन्यास है, इसे दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। अन्य रचनाएं जो रही हैं, अष्टाध्यायी को किसने रचा है, तो पाणिनि ने। अकबरनामा के रचयिता कौन है, अबुल फजल। मालविकाग्निमित्रम के कालिदास। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। महाभारत वेदव्यास। अर्थशास्त्र चाणक्य ने, और महाभाष्य के रचयिता कौन है, तो पतंजलि हैं। तो इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है, पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र या कालिदास के मालविकाग्निमित्रम को। तो कौन से, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किससे तुलना की जाती है, मैकियावेली के प्रिंस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैकियावेली के प्रिंस। डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। कौटिल्य कौन थे, तो ये ऋषि चाणक्य के पुत्र थे। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र थी, जो राजनीतिक अर्थशास्त्र थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखी गई थी। कौटिल्य के अन्य नाम कौन कौन से रहे हैं, तो विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये कौटिल्य के नाम रहे हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित रहे हैं। इन्हीं के प्रयास से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि महापरिनिर्वाण कहां पे प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में। कुशीनगर कहां पर स्थित है, तो कहां पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, नेपाल में। तो कहां पे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। डिटेल देख लेते हैं। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश में है, ये महापरिनिर्वाण यहाँ पे हुआ है। कुशीनगर का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन और गौरवशाली है और इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में यह नगर मल्ल वंश की राजधानी रही है और 16 महाजनपदों में से एक थी। चीनी यात्री हेनसांग और फाहियान के जो यात्रा वृत्तांत रहे हैं उसमें भी इस नगर का उल्लेख मिलता है। कहां पे, चीनी यात्री हेनसांग और फाहियान के यात्रा वृत्तांतों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम सम्राट कौन थे। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या रामगुप्त। ये गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो ये श्रीगुप्त को माना जाता है। ये फैक्ट भी याद कर लीजिएगा, श्रीगुप्त। और गुप्त वंश के स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। डिटेल देख लेते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में देख लेते हैं। गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त हैं। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। घटोत्कच के उत्तराधिकारी थे, गुप्त वंश के तृतीय शासक थे। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इन्होंने एक गुप्त संवत चलाया था 319 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी के आसपास में इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा इनके अन्य शासक जो रहे समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के, ये इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, कविराज, विक्रमयक या अश्वमेघकर्ता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक शासक रहे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यह प्रश्न भी बन सकता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी करने का श्रेय भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये कुमारगुप्त ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसका अभी जीर्णोद्धारण पुनः किया गया है, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किसने अपना सारा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया था। विधवा पुनर्विवाह, किनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह आया था, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, एमजी रनाडे या एनी बेसेंट। तो किसके प्रयास से, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर,
इन्होंने अपना पूरा जीवन विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्पित किया था और इन्हीं के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भी पारित हुआ था। इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? सर विलियम जोन्स, एच.एस. विल्सन, मैक्स मूलर या जनरल कनिंघम? तो कौन था? ये मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपीय कौन था? तो मैक्स मूलर। डिटेल देख लेते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपियन मैक्स मूलर था। आर्यों का आगमन कब माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से तक माना जाता है। और ये कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। प्रमुख रूप से आक्रमणकारी के रूप में आए थे। इनकी प्राचीनतम बस्ती को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण सभ्यता थी जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी भाषा कौन सी रही है? तो ये संस्कृत भाषा रही है। अगला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तुलसीदास, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य या गुरु नानक द्वारा? तो किसके द्वारा? ये कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीन नाम इनके, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जिसके द्वारा सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। डिटेल देख लेते हैं। चाणक्य को सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित थे। इनकी एक रचना रही है अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक अर्थशास्त्र थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं इनके अर्थशास्त्र में। सप्तांग सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। स्वामी राजा, अमात्य मंत्री, जनपद, भूमि और प्रजा, दुर्ग किला, कोष खजाना, दंड सेना, मित्र सहयोगी, इस तरह से इन्होंने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, तमिल लिपि या अज्ञात है, अभी तक खोजी नहीं गई। तो कौन सी लिपि थी? ये ब्राह्मी लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को कब लागू हुई थी? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ये कब लागू हुई थी? 1835, 1854, 1882 में या 1904 में? तो कब लागू हुई थी? 1835 में। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये भी पूछा जाता है, इसे भी याद रखिए, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र 1854 में आया। इसे किस नाम से जाना जाता है? और ये अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। डिटेल देख लेते हैं। मैकाले की शिक्षा नीतियों को पहली बार 1835 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1835 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 लागू किया था। मैकाले ने अपनी शिक्षा नीतियों में अंग्रेजी शिक्षा पर मिनट के नाम से शीर्षक प्रस्तुत किया था। अंग्रेजी शिक्षा पर मिनट। वुड डिस्पैच के घोषणा पत्र को, जो 1854 में आया था, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक हंटर आयोग आया था 1882-83 में। ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ये 1904 में आया था। तो इस तरह से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। इस तरह से हमारी आज की इतिहास की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमारी जीके जीएस की सभी क्लासेस पड़ी हुई हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।